किसी ने किसी से पूछा कि राजनीति किस फॉर्म में होती है, तो किसी ने किसी को जवाब दिया कि राजनीति लिक्विड फॉर्म में होती है। इस जवाब को सुनकर जब इसका मतलब पूछा गया तो यह बताया गया कि जो हर हिसाब का आकार लेने के लिए तैयार हो उसे ही राजनीति कहते हैं। इस राजनीति को करने की पहली शर्त यह है कि आपको राजनीति का बेसिक फॉर्मूला आता हो, और वो बेसिक फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जब एक और एक मिलकर अगर 2 हो जाएं तो ये गणित है, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है, 1 और 1 मिलकर 1 ही रह जाएं तो ये प्रेम है, 1 को 1 से मिलने ना दिया जाए तो ये कूटनीति है, और 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। मतलब ये कि 1 को 1 के खिलाफ खड़ा करना भी राजनीति का एक हिस्सा है। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास जातिगत जनगणना की एक ऐसी कुंजी हाथ लग चुकी है जहां पर वो हिंदुओं की जातियों का सर्वे करवाकर संसाधनों की हिस्सेदारी करने का, तय करने का इशारा करती है। और वहीं बीजेपी ने भी अब इस फॉर्मूले का एंटीडोट ढूंढ लिया है। इस एंटीडोट का ट्रायल किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब इस एंटीडोट का इस्तेमाल आरएसएस ने भी किया है। जयपुर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के पूर्व सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने जातिगत व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा मानना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा चुनाव में एक रैली के दौरान कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो उन्हें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और उससे भी पहले हरियाणा चुनाव के दौरान ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे। जाहिर है कि एक तरफ एंटीडोट जिसकी तलाश कर ली है बीजेपी ने, कांग्रेस के इस लिक्विड कल्चर के सामने रखते हुए यही राजनीति का असली रंग है जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जाति के आधार पर भेदभाव से बड़ा अपराध क्या होगा, ये कहा भैयाजी जोशी ने, पूर्व सरकारवाह आरएसएस के। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू अगर बटेंगे तो उन्हें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और फिर योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि एक रहोगे नेक रहोगे। हमको हमारा नाम मिलता है, हमको भाषा मिलती है, हमको भगवान मिलते हैं, हमको धर्म के ग्रंथ मिलते हैं, हमको कई प्रकार के महापुरुषों के हम वंशज कहलाते हैं। क्या वो किसी एक जाति के कारण है? क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं करना चाहिए। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब आप सोचिए कि पूरी बीजेपी और अब आरएसएस भी हिंदुओं की एकता पर बल क्यों दे रही है।
इसकी वजह है हिंदू और मुसलमानों का वोट करने का पैटर्न। 2024 लोकसभा चुनाव हो या फिर अभी के हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव, ऐसा यह देखा गया कि मुसलमान तो एक साथ होकर एक पार्टी को वोट देता है, लेकिन हिंदू अलग अलग जातियों में बंटकर वोट देते हैं। आपने कई राज्यों में हिंदू जातियों के लिए बनी अलग अलग पार्टियों को भी देखा होगा। अब यहां पर देश की दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टाइल डिफरेंट है। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करवाना चाहती है। राहुल गांधी को अक्सर लोगों की जात पूछते हुए देखा गया। राहुल गांधी मिस इंडिया में भी जाति ढूंढ चुके हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुओं को ना बंटने की सलाह दे रही है। और अगर इन दोनों ही दलों की कोशिशों की एक तस्वीर आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में यह आएगा कि विपक्ष की एक कोशिश है कि जो अल्पसंख्यक हैं, यह है विपक्ष की कोशिश, यह बीजेपी की कोशिश। विपक्ष की कोशिश यह है कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनका इंटैक्ट रहे, यानी कि कितना वोट है अल्पसंख्यक, 20% का, यह इंटैक्ट रहे। अब हिंदुओं में ओबीसी, आदिवासी, सवर्ण, दलित सभी की हिस्सेदारी की पहचान की जाए। कितनी है? ओबीसी है 45% के, दलित है 16.6% के, सवर्ण है 11% के, आदिवासी 8.6% के। यह है विपक्ष की कोशिश। इसमें जो अल्पसंख्यक है 20% वोट, वो इंटैक्ट रहने चाहिए। अब बीजेपी की क्या कोशिश है? बीजेपी ये चाहती है कि अल्पसंख्यकों की तरह ही हिंदू वोटर भी जातियों में बटे नहीं बल्कि इंटैक्ट रहें। वो कितने हैं? अल्पसंख्यक 20%, जो 20% यहां इंटैक्ट है, यहां इंटैक्ट। हिंदू है 80%, यानी कि ये जो 80% है ये बटे नहीं, 80% भी इंटैक्ट रहे, ये चाहती है बीजेपी। एक तरफ जहां पर विपक्ष की ये कोशिश, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ये कोशिश है। इसी के साथ बीजेपी एक सवाल और पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस को हिंदुओं में जातियां दिखती हैं तो फिर उसे मुसलमानों में जातियां क्यों नहीं दिखती? इस सवाल का जवाब यूं तो चुनावों में छिपा हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोट तो एक तरफा मिल जाता है, लेकिन हिंदुओं में उसे जाटों के वोट के लिए सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। अब आपको एक डेटा दिखा देती हूं। फिरोजपुर झिरका में मुस्लिम आबादी है 80%, पुन्हाना में 88%, नूह में 77% और हथीन में मुसलमानों की आबादी है 59%। यानी कि इन सभी सीटों पर मुसलमान आबादी बहुसंख्यक में नजर आती है। और इन सभी सीटों पर जीत भी किसकी हुई है? कांग्रेस पार्टी की। और जीत का प्रतिशत जरा गौर से देखिएगा। फिरोजपुर झिरका में जहां पर मुस्लिम आबादी है 80% की, कांग्रेस की जीत वोट परसेंटेज 72। पुन्हाना में जहां मुस्लिम आबादी है 88%, जीत कांग्रेस की वोट परसेंट 58। नूह में मुस्लिम आबादी है 77% की, कांग्रेस को जीत मिलती है और कितना वोट परसेंटेज जाता है? 59% का। और वहीं हथीन में जहां पर 59% मुस्लिम आबादी है, जीत होती है कांग्रेस की और वोट परसेंट है 42% का। मतलब ये कि जैसे जैसे मुसलमानों की आबादी कम हुई, कांग्रेस की जीत का प्रतिशत भी कम हो गया है। ये वही पैटर्न है जिसका जिक्र शुरू में हमने किया था। अब आपको जरा एक और ग्राफिक दिखाती हूं जिसमें 2 सीटों का जिक्र करूंगी। एक सीट है लोहारू सीट और दूसरी है फिरोजपुर झिरका सीट। अब लोहारू में जो हिंदू आबादी है वो है 99.4% की। मुसलमानों की आबादी यहां पर कितनी है? मात्र 0.4%। यहां पर कांग्रेस पार्टी 792 वोटों से जीती है। दूसरी सीट कौन सी है? फिरोजपुर झिरका। मुस्लिम आबादी 80% है और कांग्रेस पार्टी ने 98,000 वोट से यहां पर जीत दर्ज की। मतलब ये कि जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर एक तरफा वोट कांग्रेस को गया। जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, यानी कि लोहारू सीट, वहां पर वो जातियों में बट गया है। कांग्रेस की जीत कितने? सिर्फ 792 वोटों से हुई, लेकिन कांग्रेस की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का आरोप लगाते हुए पूछा कि कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों की जातियों की बात क्यों नहीं करती?
जबकि जातियां तो मुसलमानों में भी होती हैं। सुनिएगा। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपने अक्सर हिंदुओं में तो जातियों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन मुसलमानों में जातियों को लेकर कभी कोई बात नहीं होती, क्योंकि राजनीति कभी ऐसा चाहती ही नहीं थी। जबकि सच तो यह है कि मुसलमानों में भी जातियां होती हैं। दरअसल इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, जिनमें एक है सुन्नी समुदाय, दूसरा है शिया समुदाय। और ये सभी मुसलमान मुख्य रूप से जातियों के 3 समूहों में बटे हुए होते हैं, 3 ग्रुप्स में बटे होते हैं, जिसमें पहले समूह को अशराफ कहते हैं, दूसरे को अजलाफ कहते हैं और तीसरे समूह को अर्जाल कहते हैं। अब इसमें जो अशराफ समूह है, जिसमें सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी जातियां आती हैं, और इन जातियों को मुसलमानों में अगड़ी या फिर ऊंची जाति का दर्जा मिला हुआ है। ये वो मुसलमान हैं जो कि आक्रमणकारी थे, जो दूसरे देशों से भारत में आए, और इसमें सैयद जाति के मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। शेख जाति के मुसलमानों को अरब के अल कुरैश कबीले का वंशज माना जाता है, और पठान भी अफगानिस्तान के उच्च जाति के मुसलमान होते हैं। अब दूसरा इसमें कैटेगरी है अजलाफ मुसलमानों की, जिसमें अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी, गद्दी, इदरिसी, सिद्दीकी और फाकिर जैसी कई जातियां आती हैं, और इन्हें मध्यम वर्ग की जातियां माना जाता है। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें भारत में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपनाया था, और इन्हें पसमानदा मुसलमान भी कहा जाता है, जिसमें पसमानदा का मतलब बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा हुआ मुसलमान होता है। और इन मुसलमानों की जातियों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तीसरा और आखिरी वर्ग है अर्जाल समूह के मुसलमानों का। इसमें हलालखोर, हवारी और रज़ाक जैसी जातियां शामिल होती हैं, और इन्हें मुसलमानों में दलितों जैसी जातियां मान सकते हैं। इन जातियों के मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमान, जिनके साथ जातियों के आधार पर काफी भेदभाव भी होता है। मतलब हमारे देश की सियासत में बीते कई दशकों से हिंदुओं को तो यह बताया गया कि तुम यादव हो, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ओबीसी हो, तुम SC ST हो, और कई राजनीतिक दलों का तो अस्तित्व इन्हीं जातियों के नाम पर टिका हुआ है। लेकिन हमारे देश की राजनीति ने मुसलमानों को एक करके रखा, और यही वजह है कि आज हिंदू तो अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं, लेकिन मुसलमान इंटैक्ट होकर, एक होकर वोट करते हुए नजर आते हैं। अब इसी पॉलिटिकल पैटर्न का बीजेपी और RSS कर रहे हैं विरोध।